स्टूडेंट, पिछले कुछ लेक्चर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं। और उसके डिस्कशन में हमने जो मेन उसकी अप्रोच का डिस्कस किया है कि हम किस किस अप्रोच से जो नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल बना सकते हैं। और जो पिछले 2-3 लेक्चर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उनकी कैरेक्टराइजेशन का डिस्कस कर रहे हैं। आज भी जो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टराइजेशन का डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे उनकी कैरेक्टराइजेशन में वो बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरेक्टराइजेशन का हम डिस्कस करेंगे। जो मेन उनकी कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर जो नैनो पार्टिकल की कैरेक्टराइजेशन थी, लाइक जैसे सैम था, टेम, एएफएम, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिस्कस करेंगे आज हम वो डिस्कस करेंगे XRD, UV विजिबल एंड FTIR। ये जो तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं वेरी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं और किसी भी पार्टिकल या मटेरियल पे जनरली हम यूज कर पाते हैं इनको, चाहे वो नैनो साइज में हो या फिर वो माइक्रो साइज में हो। जो XRD करेक्टरिस्टिक्स है, XRD करेक्टरिस्टिक्स आप पहले भी आपने पढ़ी है। जनरली XRD का मतलब होता है एक्स रे डिफ्रैक्शन। और जो एक्स रे डिफ्रैक्शन है आपके पास, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं XRD, इसके नाम से ही हम सजेस्ट नॉर्मली हमारे पास होता है कि हमारे पास एक एक्सरे होगी और उस एक्सरे का क्या होगा, आपके पास डिफ्रैक्शन होगा, जिससे हमें पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेनली जो जनरली पहले हमें जो स्टडी करते हैं, जो मैक्रो पार्टिकल के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, माइक्रो पार्टिकल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो जनरली जो XRD को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम जनरली यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्रिस्टल में उसके एटम की पोजीशन को, जो भी जिस भी मटेरियल से हमने क्रिस्टल बनाया होता है उसके एटम की पोजीशन और उसके प्लेन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम मेनली XRD का डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी नैनो पार्टिकल में भी जनरली हम इसी टाइप का कुछ इसमें डिस्कस करेंगे ना। बाकी दो पार्ट भी जो हैं, ये इन दोनों में भी आपके पास एक्सरे का ही यूज होता है, बट स्लाइटली दीज आर डिफरेंट। नाउ जो आपके पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, बेसिकली जो आपके पास यूवी विजिबल है, इससे आपके पास क्या है, यूवी लाइट होगी, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट होगी। इनको हम सैंपल के ऊपर फाल करके उस सैंपल के की स्टडी करते हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ एक होता है, उसके बेसिस पे हम जो है दो तरह के सैंपल यूज करते हैं। एक आप रेफरेंस सैंपल लेते हैं, एक आपने जो बनाया है सैंपल, उस सैंपल को लेते हैं, दोनों की इंटेंसिटी के कंपैरिजन करके हम वहाँ पर उसकी यूवी विजिबल स्टडी करते हैं। जो आपके पास FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका पूरा नाम होता है। यहाँ पर बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है FTIR, ये टेक्नोलॉजी मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो आपने पार्टिकल बनाया है उस पार्टिकल के इनसाइड में किस किस मटेरियल की कंपोजिशन है। उसके लिए जो मेनली यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी है FTIR। ये जो सारी की सारी हैं टेक्नोलॉजी, तीन ये जो एक्सरे से रिलेटेड हैं, और एक आपके पास विजिबल है और एक आपके पास जो है FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इनमें जैसे लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे सैम, टेम, AFM और STEM, तो मेनली उन में जो है हम इलेक्ट्रॉन का यूज हम करते थे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का फाल नहीं करते हैं जनरली सैंपल के ऊपर। ये बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है, जिनको हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंसीडर करके चलते हैं। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेस द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, या तो फंक्शन वेवलेंथ का रहेगा ये, और एनर्जी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल, जिससे हम
मटेरियल की इंफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। टाइपिकली पेनिट्रेशन डेप्थ is of the order of 50 nanometer. Optical spectroscopy is attractive for material characterization because it is fast, non-destructive and high resolution. इसकी जो मेन हम इसको ये लेते हैं, जो इनकी पेनिट्रेशन डेप्थ होती है वो होती है जनरली 50 नैनोमीटर, जो जनरली नैनो पार्टिकल में भी हम लेके चलते हैं 1 से लेके 100 नैनोमीटर। ठीक है। इज अट्रैक्टिव फॉर मटेरियल करेक्टराइजेशन। क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि आपके पास ये फास्ट है, इजीली हो सकती है, कहीं पर भी लेबोरेटरी में हम जनरली करवा सकते हैं इनको, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, हाई रेजोल्यूशन है, और एज कंपेयर टू सैम एएफएम टैम उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी ये जो टेक्नोलॉजी है ये चिपेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये सस्ती टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर, मतलब ईजिली आप एक किसी भी छोटे इंस्टीट्यूट में वहाँ पर लैब में इन सब का सेटअप किया जा सकता है। नाउ एक्सरे डिफ्रैक्शन। बेसिकली जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले बात आती है ब्रैग्स लॉ की। ब्रैग्स लॉ में आपके पास 3 टर्म होती हैं। एक आपके पास होती है वेवलेंथ होती है, एक आपके पास डी होती है जिसको हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोलते हैं, और एक आपके पास थीटा होता है। इनमें से अगर आपके 2 आपको पता है तो तीसरी जो टर्म है उस टर्म को आप फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब पहले बेसिकली आपको 2 टर्म्स का पता होना चाहिए, नाउ फिर आप थर्ड टर्म के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो जो XRD टेक्नोलॉजी है, XRD टेक्नोलॉजी में 3 तरह की टेक्नोलॉजी जनरली हम यूज करते हैं। उसमें होता है लोई मेथड होता है, एक पाउडर मेथड होता है, एक आपके पास रोटेटरी मेथड होता है। तीनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है। किसी में हम सैंपल को मूव करते हैं, किसी में हम सैंपल पाउडर की फॉर्मेशन में लेते हैं, किसी में सैंपल हम क्रिस्टलाइन की फॉर्मेशन में लेते हैं, और ना वहाँ पर फिर हम उसके जो पैटर्न हमें मिलता है उस पैटर्न का डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर जो पैटर्न के डिस्कशन में करने के लिए, जैसे मान लो आपके पास रोटेटिंग मेथड है, रोटेटिंग मेथड में क्या होगा, सीधा सा मतलब ही वो रोटेट करेगा सैंपल, और सैंपल रोटेट करेगा तो वहाँ पर जैसे ही हम एक्सरे को फाल करेंगे तो उनका डिफरेंट एंगल पे हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें उनके एंगल की हम मेजरमेंट कर पाते हैं। इसके लिए एक अलग से जो एंगल मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, और उन सभी के जैसे जैसे जहाँ से भी पार्टिकल होगा वहाँ से जो रे है डिफ्रैक्ट होके जाएगी, और उस एंगल को हम नोट डाउन करते हैं। अगर मान लो लुई मेथड के हिसाब से काम करते तो जनरली वहाँ पे जो सैंपल होता है वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन में होता है। जैसे ही जो सैंपल के ऊपर फाल होंगे तो आपके पास सैंपल फिक्स होगा, और फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उस प्लेट के ऊपर उनके कोरस्पॉन्डिंग जो है जहाँ पर आपके पास सैंपल रखा है और सैंपल के जो पार्टिकल हैं क्रिस्टल के, यूँ कह लीजिए एटम है, उन एटम के बेसिस पे जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे मार्क बनते हैं, और उन मार्क के हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि आपका जो क्रिस्टल बना है वो क्रिस्टल किस फॉर्मेशन का है, वहाँ उसके किस फॉर्मेशन से एटम जो है अरेंज्ड हैं। ना यहाँ से जो कई सारी हम चीज़ें इस करेक्टराइजेशन से निकाल पाते हैं। लेटिस कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, हम स्पेसिंग के बारे में, प्लेन स्पेसिंग, इंटरप्लेनर भी कह सकते हैं और इंटर एटॉमिक भी बोल सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने फिल्म चूज की है तो फिल्म की थिकनेस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सैंपल किस हिसाब से ओरिएंट होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। पार्टिकल का साइज यहाँ पर क्या होगा उसका भी हम डिस्कस कर पाते हैं। इस फॉर्मेशन की जनरली स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी ब्रॉड व्यू है। ये डिटेक्टर है जहाँ से हम डिटेक्ट करते हैं उन रेडिएशन को, या वो जो एक्सरे आते हैं वो कैसे कैसे डिफ्रैक्ट होके जाती हैं, तो आप डिटेक्टर से उनको डिटेक्ट करवाते हैं। तो जो एक्सरे के जनरली आपके पास पैटर्न आते हैं वो इस फॉर्मेशन के पैटर्न आते हैं। एक्सरे की इंटेंसिटी होगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 थीटा जो है एंगल बनता है, और फिर आपके पास पीक्स आपको मिलेंगी। इनकी ज़्यादा डिटेल तो जो XRD की हम डिस्कस करेंगे कि जब भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जब मैं टॉपिक आपको के साथ डिस्कस करूँगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे वहाँ पर जो है
टू टाइप के हम जनरली XRD लेके चलते हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, एक आपके पास कॉमन लेके चलते हैं। उसमें इस फॉर्मेशन की जो पीक्स होंगी, जितनी ज़्यादा पीक्स आपको अच्छी मिलेंगी उतना ही आपके पास सैंपल हाईली क्रिस्टलाइन होता है। इन केस अगर ये पीक्स जो है ऐसी ब्रॉड पीक आपको मिलती हैं तो इसका मतलब जनरली आपके पास जो मटेरियल है, मान लो इस साइड में आपके पास 2 थीटा है, इस साइड आपके पास इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब ये वाला जो सैंपल है, ये सैंपल जो है क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में नहीं है, ये एमोर्फस का है जो मैंने बना है ये ग्राफ। और इन केस अगर आपको जो ग्राफ इस फॉर्मेशन का मिलता है तो हाईली क्रिस्टलाइन आपके पास मटेरियल है। जनरली यहाँ पे एक एग्जांपल चूज किया ZnO का। नाउ UV visible spectroscopy. This technology involves the absorption of near UV or visible light. One measure both intensity and wavelength. It is usually applied to molecule and inorganic ion in the solution. Generally वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं जब आपके पास मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक आयन हो सॉल्यूशन के इनसाइड में। Broad feature makes it not ideal for sample identification. However, one can determine the analytic concentration from absorption at one wavelength using the Beer-Lambert law। एक ये लॉ होता है जिसका नाम है Beer-Lambert लॉ, और उसमें आपके पास एक रेफरेंस सैंपल जो मैंने पहले बताया है और एक आपके पास सैंपल होता है ओरिजिनल, उन दोनों के इंटेंसिटी के कंपैरिजन के बेस पे एब्जॉर्बेंस को हम निकालते हैं। FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिकली जो FTI स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये मॉलिक्यूल एंड क्रिस्टल कैन बी थॉट ऑफ एज सिस्टम ऑफ बॉल्स कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। बेसिक सिंपलेस्ट वे में अगर हम इसके बारे में आपको अगर मैं बताऊं कि ये होता क्या है, तो ये यूं होता है कि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ जो है बॉल्स जो है अटैच किए गए हैं और उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग क्या, वो बेसिकली बॉन्ड है, और जो बॉल है वो आपके पास क्या है, एटम और आयन है। ठीक है, These system can be set into vibration and vibrate with frequency determined by the mass of the ball, जिसको हम atomic weight बोलते हैं, and by the stiffness of the spring, जिसको हम उसकी क्या बोलते हैं, bond strength. With these oscillation of the system, a impinging beam of infrared EMR could coupled with it and be absorbed. These एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट एक्साइटेशन ऑफ, जो मेन हम कैलकुलेट करते हैं आपके पास, द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट किसको करेंगे, एक्साइटेशन ऑफ वाइब्रेशन को, मतलब जहां जहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगे वहां वो क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ वाइब्रेशन। द केमिकल बॉन्ड एंड दस आर स्पेसिफाई टू द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड ग्रुप ऑफ एटम इन्वॉल्व इन द, जैसे ही वो एक्साइटेशन ऑफ वाइब्रेशन जहां पर जो एब्जॉर्ब होंगी तो वहाँ से हम फिर केमिकल बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्ड, ग्रुप ऑफ एटम इन्वॉल्व इन वाइब्रेशन, इनका हम वहाँ पर फिर डिस्कस कर सकते हैं। In an infrared experiment, the intensity of beam of IR is measured before and after it interact with sample as a function of light frequency। दो तरह से हम बिफोर एंड आफ्टर में हम वहाँ पे जो है लाइट फ्रीक्वेंसी का डिस्कस करते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम मेजर कर सकते हैं, कंपोजिशन मेजर कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन का डिस्कस कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम डिस्कस कर सकते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट और एटॉमिक अरेंजमेंट का हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। नाउ समरी में जो आपके पास कैरेक्टराइजेशन की समरी अगर मैं बताऊं तो वही है मेन, जिसका हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम टाइम AFM एंड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है XRD, FTI और UV विजिबल, उनमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। लाइक जैसे इसने सबसे पहले जो हमने कैरेक्टराइजेशन टेक्निक में लिखा है, नियर फील्ड एंड कनफोकल लाइट माइक्रोस्कोपी, यहाँ से हम साइज शेप टोपोग्राफी एंड 3D इमेज का डिस्कस करते हैं।
टाइम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम साइज कंपोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हम डिस्कस करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पे साइज शेप माइक्रोस्ट्रक्चर कंपोजिशन टोपोग्राफी एंड ग्रेन ओरिएंटेशन का डिस्कस करते हैं। एक्सरे यहाँ पर हम साइज क्रिस्टल एंड स्ट्रेन का हम डिस्कस करते हैं। एएफएम टोपोग्राफी सरफेस प्रोफाइल सरफेस मैपिंग एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ से हम केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कस करते हैं। नाउ जो है स्टूडेंट्स, हम नैनो टेक्नोलॉजी में इतना ही डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स का, वो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अब आगे फर्दर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इन सभी से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली या कमेंट के थ्रू जान सकते हैं। थैंक यू।